जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करना। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका। यह किस ग्रंथ की पंक्ति है? तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला है कामायनी की, दूसरा यानी बी है सरोज स्मृति की, सी है आंसू की, और डी पर दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। साथियों, यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी यह पंक्ति सरोज स्मृति की है। अगर हम बात करें तो यह सरोज स्मृति रचना निराला जी की है और उनकी पुत्री का नाम था सरोज। निराला जी ने अपनी पुत्री के नाम से यानी सरोज के नाम से सरोज स्मृति नामक शोक गीत लिखा है। इनकी और भी रचनाएं हैं जो कि अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, जैसे जूही की कली, अड़िमा, तुलसीदास, अनामिका, बेला, नए पत्ते। तो ये रचनाएं अक्सर परीक्षाओं में कभी न कभी पूछी जाया ही करती हैं, इसलिए इनको जरूर याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की? कहने का मतलब पहले अध्यक्ष कौन थे प्रगतिशील लेखक संघ के? तो यहाँ पर ए विकल्प दिया गया, मुंशी प्रेमचंद ने की थी। बी पर है रविंद्रनाथ टैगोर ने, सी पर दिया गया है जैनेन्द्र कुमार ने, और डी पर दिया गया है सज्जाद जहीर ने। साथियों, पहले लेखक संघ यानी पहले प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रथम अधिवेशन की, तो यह लखनऊ में 1936 में हुआ था। अगर दूसरे अधिवेशन की बात करें तो वह कलकत्ता में हुआ था 1938 में, जिसकी अध्यक्षता रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तीसरा प्रश्न है, प्रिय प्रवास महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? यहाँ पर विकल्प दिया गया है। ए पर है 15, बी 16, सी 17 और डी पर दिया गया है 18। तो साथियों, यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी प्रिय प्रवास महाकाव्य में 17 सर्ग हैं। अगर हम इस प्रिय प्रवास की बात करें तो यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, यानी खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य बनने का गौरव प्राप्त है प्रिय प्रवास को। अगर इसके वर्ण विषय की बात करें तो इसमें श्री कृष्ण और राधा का चरित्रांकन किया गया है, और यह महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। चौथा प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू वारिये। यह पंक्ति कहाँ की है? तो आपको यहाँ पे बताना कि यह लाइन है कहाँ की। ए विकल्प दिया गया है प्रेम प्रलाप की, बी पर दिया गया है प्रेम मालिका, सी पर है प्रेम माधुरी और डी पर दिया गया है उत्तरार्ध भक्तमाल। तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू वारिये। इस पंक्ति से तो आप समझ ही गए रहे होंगे कि यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है, लेकिन शायद ये नहीं पता रहा होगा कि इसका डी विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर उत्तरार्ध भक्तमाल की बताया गया है। अगर हम बात करें भारतेंदु जी की, तो ये आधुनिकता के प्रवर्तक हैं, भारतेंदु युग के ये जनक माने जाते हैं। और जैसा कि भारतेंदु युग की बात करें तो इसका दूसरा नाम पुनर्जागरण काल भी है। पांचवा प्रश्न है, नए जमाने की मुकरी। यह दोस्तों रचना है, इसके लेखक का नाम बताना है। तो ए विकल्प पर दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी पर है बाल मुकुंद गुप्त, सी पर है प्रेमघन यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और डी पर दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो साथियों, यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं नए जमाने की मुकरी के लेखक। छठवां प्रश्न है, किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना गया? मतलब यहाँ पर 4 पत्रिकाएं दी गई है, इनमें से एक ऐसी पत्रिका है जिससे भारतेंदु युग पूर्ण हुआ और द्विवेदी युग का आरंभ माना जाता है। तो यहाँ पर ए विकल्प दिया गया है साहित्य संदेश, बी पर है सरस्वती, सी पर दिया गया है आनंद कादम्बिनी और डी पर दिया गया है नागरी प्रचारी पत्रिका। तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी सरस्वती पत्रिका। दोस्तों, इसके बारे में तो आप सभी लगभग जानते ही होंगे कि सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी करते थे, और ये इसके प्रथम संपादक 1903 ईस्वी में बने थे। अगर हम बात करें 7वें प्रश्न की, तो यहाँ पर दिया गया है कवियों का कवि किसे कहा गया है? तो यहाँ पर विकल्प दिया गया है ए पर आगे, बी पर है शमशेर, सी पर दिया गया है मुक्तिबोध और डी पर दिया गया है निराला। साथियों, यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी शमशेर जी को कवियों का कवि माना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत झक्कास प्रश्न। अगर हम बात करें शमशेर जी को, तो इनका नाम दूसरे तार सप्तक में आता है।
इनकी दोस्तों दूसरे सप्तक में 21 कविताएं संकलित हैं। इनकी अगर रचनाओं की बात कर ले तो चुका भी हूँ नहीं मैं, बात बोलेगी इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये रचनाएं अक्सर पूछी जाया करती हैं और ये इम्पॉर्टेंट हैं। अगला 8वां प्रश्न है, हिंदी में स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं, यानी हिंदी में सबसे पहले स्वच्छंद छंद का प्रयोग किसने किया, यानी स्वतंत्र छंदों का प्रयोग किसने किया है। तो यहाँ पर ए विकल्प दिया गया है श्रीधर पाठक, बी पर है प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, सी पर दिया गया है निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और डी पर दिया गया है रामनरेश त्रिपाठी। अब इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, इस प्रश्न के बारे में आप सभी को पता है कि एक कवि हैं निराला जी, वो बिल्कुल ही निराले हैं, इन्होंने ही सबसे पहले स्वच्छंद छंद का प्रयोग हिंदी में किया था, यानी इस प्रकार से यहाँ सी विकल्प सही हो जाएगा। अगर हम बात करें निराला जी को तो ये छायावाद युग के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं, उनमें से इनका भी नाम आता है। और इनकी प्रसिद्धि की बात करें तो इन्हें महाप्राण निराला भी कहा जाता है और छायावादी काव्य का रुद्र भी माना जाता है। 9वां प्रश्न है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है। तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, ए है मन का, बी पर दिया गया है बुद्धि का, सी पर है हृदय का, और डी पर दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी श्रद्धा को हृदय का प्रतीक माना गया है। अभी इसके और भी प्रश्न हम अगले प्रश्न में जोड़ के बता देंगे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहले 10वां प्रश्न हो जाएगा फिर, प्रसाद जी की रचनाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम है तो कौन सा है। यहाँ पर 4 रचनाएं दी गई हैं जिनको उल्टे सीधे क्रम में रख दिया गया है। एक विकल्प ऐसा है जो कि सही क्रम बदलाता है। तो यहाँ ए विकल्प पर दिया गया है झरना आंसू लहर कामायनी, बी पर दिया गया है कामायनी लहर आंसू झरना, सी पर दिया गया है आंसू लहर झरना कामायनी, और डी पर दिया गया है लहर झरना आंसू कामायनी। तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी झरना आंसू लहर कामायनी। अब इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए ऐसे याद रखिएगा, जब झरते हैं आंसू तो लहरा जाती है कामायनी। कैसे याद करोगे, जब झरते हैं आंसू तो लहरा जाती है कामायनी। इस प्रकार से ये चारों याद रहेंगे। अगला अगर इसके बारे में जोड़ लें, इसके बारे में देख लें, यानी इसके प्रकाशन वर्ष को, तो झरना 1918 ईस्वी में संपादित हुई थी, प्रकाशित हुई थी, आंसू 1925 में, लहर 1933 ईस्वी में और कामायनी 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कामायनी का अंतिम सर्ग है तो अंतिम सर्ग कामायनी का कौन सा है। यहाँ पर ए विकल्प दिया गया है निर्वेद, बी पर है आनंद, सी पर दिया गया है दर्शन और डी पर दिया गया है रहस्य। साथियों यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी कामायनी का अंतिम सर्ग आनंद है। अगर हम इसके सर्गों की बात करें तो इसमें 15 सर्ग है, यानी कामायनी में 15 सर्ग हैं। यह कामायनी नामक महाकाव्य जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। अगर इसके पहले सर्ग की बात करें तो उसका नाम है चिंता, और अंतिम यानी 15वें सर्ग का नाम है आनंद। 12वां प्रश्न है, अज्ञेय जी ने तार सप्तक के कवियों को क्या कहा। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो यहाँ पर ए विकल्प दिया गया है राह के दीपक, बी पर है राहों का अन्वेषी, सी पर दिया गया है अनल कवि, और डी पर कहा गया इनमें से कोई नहीं। साथियों यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी अज्ञेय जी ने तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। तार सप्तक, देखिए सप्तक का मतलब होता है 7, यानी हर एक तार सप्तक में 7 कवियों के मुख्य मुख्य नाम रहते हैं और भी कवि रहते हैं उसमें। अगर हम बात करें अज्ञेय जी की तो ये तार सप्तक के संपादक हैं। कुल 4 सप्तक संपादित हुए हैं, जिनमें से पहला 1943 में, दूसरा 51 में, तीसरा 59 में और चौथा और अंतिम 1979 में संपादित हुआ था, प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार कविता पर अज्ञेय जी को पुरस्कार मिला। तो कितनी नावों में कितनी बार कविता पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था, ये बात बतानी है। यहाँ पर ए विकल्प दिया गया है साहित्य अकादमी, बी पर दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी पर है सरस्वती सम्मान और डी पर दिया गया है व्यास सम्मान। साथियों कितनी नावों में कितनी बार, यहाँ इस रचना पर अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से अज्ञेय की रचनाओं का सही अनुक्रम है।
तो यहाँ पर आपको बताना है कि अज्ञेय की रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। साथियों, जैसा कि जो मुख्य कवि होते हैं उनकी रचनाओं के बारे में अक्सर क्रम ही पूछ लेता रहता है। तो आइए देख लेते हैं। ए विकल्प दिया गया है चिंता, भग्नदूत, बावरा, अहेरी, इत्यलम। बी पर दिया गया है इत्यलम, चिंता, बावरा, अहेरी, भग्नदूत। सी पर कह रहा है कि बावरा, अहेरी, भग्नदूत, इत्यलम, चिंता। और डी पर कहा गया भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, बावरा, अहेरी। तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, बावरा, अहेरी। अगर हम इसको याद करने की बात करें तो कैसे याद करोगे, जैसे कि हमेशा याद रहे। देखिए, आपको याद रखना है, जब भग्न हो जाए चिंता, भग्न मतलब टूटना होता है ना, जब भग्न हो जाए चिंता यानी टूट जाए चिंता, तो क्या कहा जाता है, इत्यलम मतलब इतना काफी है। बावरा, अहेरी एक बावले व्यक्ति के लिए, मतलब जो कोई बावला हो रहा हो, पागल सा हो रहा हो, उसके लिए अगर कोई चिंता टूट जाए तो इतना काफी है। तो इसको फिर से समझ लो, याद रखना है कि भग्न हो जाए चिंता तो इतना अलम है, यानी इतना पर्याप्त है बावरे के लिए। ठीक है, तो जैसे कि हम इसका प्रकाशन वर्ष देख लें इन चारों का, तो भग्नदूत 1933 में, चिंता 42 में, इत्यलम 1946 में, बावरा, अहेरी 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न हो जाएगा, युयुत्सावादी कविता का प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पर ए विकल्प दिया गया है सलभ श्रीराम, बी पर दिया गया है नलिन विलोचन, सी पर दिया गया है नेमिचंद जैन और डी पर दिया गया है नरेश कुमार। तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी सलभ श्रीराम को युयुत्सावादी कविता का प्रवर्तक माना जाता है। तो साथियों, इस प्रकार से आपने यहाँ पर 15 प्रश्नों को क्लियर किया और इसके साथ में भी बनने वाले प्रश्नों को देखा गया। साथियों, यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले वीडियो में, अगला टॉपिक लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।